आइए दोस्तों, आज हम क्या देखेंगे। ब्रिटिश लोकतांत्रिक राजनीतिक 1815 से 1850 तक क्या सुधार, मुक्त व्यापारी चार्टिस्ट में क्या देखेंगे। ब्रिटेन में संसदीय सुधार सबसे पहले ये देखेंगे। इसके बाद 18वीं शताब्दी के दौरान निरंतर आर्थिक विकास और क्रांति और जनसंख्या का विस्तार। देखिए, जब जहां भी जनसंख्या का ज्यादा विस्तार होगा ना, जनसंख्या का विस्फोट होगा, वहां पे क्या होगा, रोजगार के अवसर चाहिए, मतलब रोजगार करने के लिए नौकरी चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए, वहां पे बैंक चाहिए, वहां पे इंडस्ट्री चाहिए, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना डेवलप होना चाहिए, तब जाके वहां पे एक सुचारू ढंग से इंसान की जिंदगी चल सकती है। तो नहीं चल सकती है, समझ रहे हैं। लेकिन हम क्या देखेंगे यहाँ पे, स्कॉटलैंड और वेल्स का तेजी से शहरीकरण हो रहा था। देखिए, शहरीकरण जहां होगा, कैसे शहरीकरण होगा, अर्बनाइजेशन वहां पे होगा। रूरल एरिया जब अर्बनाइजेशन होगा तो वहां पे श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी। इंडस्ट्री का जब इंडस्ट्री बनाएंगे, इसको इकोनॉमिक्स से आप लोग जो है ना एकदम आराम से जुड़िएगा आप लोग इससे। इसको जो है ना मुक्त व्यापारी है ना, इसको इकोनॉमिक्स से जोड़िएगा आप लोग, रिलेटेड कीजिएगा इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक फोरम। देखिए, 2005 में सेज आया था, सोशल इकोनॉमिक जोन, जहां जंगलों की कटाई हुई, वुडलैंड की। आज बारिश नहीं हो रही है, आप ये भी दिखा सकते हैं। प्रदूषण को भी इसमें आप मेंशन कर सकते हैं, पोल्यूशन को आप लोग पोल्यूशन को भी इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक ना। पोल्यूशन को, प्रदूषण को भी। अब श्रमिकों वर्ग प्रभुत्व वाली नई सामाजिक व्यवस्था देखी जा रही थी। पद नामुक्तिक मतभेदों के स्वीकार्यता अब तक कम हो रही थी। राजनीतिक परिदृश्य में क्या हो रहा था, एक हलचल हो रही थी। किस तरह की हलचल हो रही थी, एक डेवलपमेंट के लेके, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके वहां की जनता बदहाल हो रही थी। क्योंकि देखिए, जब तक वर्क नहीं होगा कहीं पे, तब तक प्रोडक्ट नहीं होगा। काम कीजिएगा, प्रोडक्ट बनाइएगा, बाहर सेल कीजिएगा, यहां से बाहर से मनी आएंगे, पैसे आएंगे। उस पैसे का क्या होगा, अपने कर्मचारी को दीजिएगा, आप खाइएगा पीजिएगा। तो यही सब व्यवस्था चलती रहेगी। समाचार पत्रों की बढ़ती हुई संख्या। देखिए, जब पत्रकार जो होंगे ना, पत्रकार महोदय चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, फोर्थ पिलर है। लेकिन अगर ये बेईमान हो जाए ना, तो सारी व्यवस्था, समझ रहे हैं, सही जो है ना, सही अगर न्यूज नहीं मिले, सही अगर बात अगर आपके पास नहीं रखी जाए, तो आप क्या, मतलब व्यवस्था ऐसे ही डगमगा जाएगी, समझ रहे हैं आप। तो हर चीज का जो है ना सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक दूसरे से रिलेटेड है, समझ रहे हैं आप लोग। अगर कहीं एक जगह फॉल्ट होगा तो वहां से 5 जगह फॉल्ट हो जाएगा। चुनाव सुधार, राजकोषीय अनुशासन, गुलामी का उन्मूलन आदि सहित विभिन्न सार्वजनिक मुद्दों के लिए समर्पित कई संघों और दबाव समूहों का उदय। जानते हैं, जहां जहां जुल्म बढ़ेगा ना, जहां जहां अत्याचार बढ़ेगा, वहां वहां जो है ना व्यवस्था भी चरमराएगी, वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, वहां पे तराई मचेगी। 50 तरह, जानते हैं, एक बेरोजगारी है ना सबसे बड़ा अभिशाप है आज के टाइम में। चलिए आगे हम देखते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, समझिए, आप लोग पढ़िए लो मत, समझिए लो, नहीं तो क्वेश्चन उलट देगा, आप लोग उलट जाइएगा, समझ रहे हैं आप लोग। सीधा पढ़िए लो, सीधा से निकल जाइए लो, बस यही चीज है। जानते हैं, किंग जॉर्ज तृतीय 1760 से 1820 तक शासन किया था। उसके अंदर एक अहंकार आ गया था। उसके शासनकाल के दौरान जैसे बिलकस जैसे नेताओं द्वारा की गई उदारवादी अधिकारों की लड़ाई, एक बिलकस नेता नाम करके, जो बहुत लिबरल था, समझ रहे हैं आप लोग। 1776 के बाद अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशों की मुक्ति द्वारा उठाए गए मुद्दों को, असंतोष को और भड़का दिया। जब असंतोष होगा ना, तो आदमी कहीं भी, देखिए, सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है, समझ रहे हैं आप लोग। अगर सेटिस्फाइड नहीं है आप, तो आप कहीं पे भी जाके
सही से काम नहीं कर सकते हैं। आपको अगर अधिकारी भी बना दिया जाए, अगर आप सही से नहीं चाहिएगा काम करना तो नहीं होगा, ये मान के चलिए। व्यवस्था में जाके हमारा यही ये है कि आप लोग व्यवस्था में जाइए और सही ढंग से काम कीजिए और व्यवस्था को जो है ना सही सुचारू ढंग से चलाइए। और देखिए आने वाला जो पीढ़ी है ना उसके लिए आप लोग काम कीजिए लो, ठीक ना। देखिए एजुकेशन कितना दबा हुआ है आज के टाइम में, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, देखिए पोल्यूशन हो रहा है, इसके लिए जो वुडलैंड की कटाई हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, तो वन लगवाइए, वृक्ष लगवाइए। देखिए बारिश का कितना जो है ना अभी तक बारिश हुआ नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटेन के उदारवादी विचारों की परंपरा ये थी कि जैसे जॉन लॉक ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में व्यक्तियों और संपत्ति के संरक्षण के लिए एक बाद राज्य के रूप में एक नए सिद्धांत का समर्थन किया था। उन्होंने संसद की कमियों की ओर ध्यान दिलाया था। देखिए जो कमी आती है ना, पब्लिक की कमी होती है उस वहां पे, देखिए पब्लिक की कमी क्या होती है कि पब्लिक ही नेताजी लोग को चुन के भेजेगा ना, नेताजी लोग संसद होंगे, वो कानून बनाएंगे, जिस हिसाब से कानून बनाएंगे इम्प्लीमेंटेशन होगा उसका। अगर सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा कानून का तो कहाँ से काम होगा। जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने खून कर दिया, किसी ने हत्या कर दिया, अगर उसको सजा नहीं मिलेगी तो और आगे भी अपराध करता चला जाएगा, व्यवस्था और जो है ना गिरती चली जाएगी, ये चीज है। तो देखिए हर एक चीज से जो है ना जुड़ा हुआ है, जनता है, लीडरशिप है, ब्यूरोक्रेसी है, सारी व्यवस्था है, सब एक दूसरे के परस्पर है। आप जब लिखिएगा ना तो सब दिखाइएगा इस सब चीजों को, और इसको कैसे सही और सही में सही और कैसे सही किया जा सकता है, एक अपना मत रखिए। एग्जाम का मतलब क्या होता है कि आप जाके मतलब बताइए कि ये चीज ऐसे नहीं है, ये चीज को अगर ऐसे किया जाए तो इसका ये अच्छा पॉजिटिव मतलब सकारात्मक परिणाम ये आ सकता है, हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ेगा, ये काम करने से ये नुकसान होगा, ये काम करने से ये फायदा होगा। तो आप लोग नुकसान वाला काम मत कीजिए, आप लोग फायदा वाला काम कीजिए। समझिए, आप लोग समझ के पढ़ते चलिए, बेड़ा पार हो जाएगा। देखिए सुधार के आरंभिक असफल प्रयास, संसदीय सुधार का मुद्दा 1760 के दशक के विग प्रधानमंत्री पीट द एल्डर द्वारा पुनर्जीवित किया गया था, जिन्होंने नगर के प्रतिनिधित्व को हमारे संविधान का सड़ा हुआ हिस्सा कहा। इसलिए सड़ा हुआ हिस्सा नगर शब्द को उन्होंने क्यों सड़ा हुआ नगरों के तत्काल मताधिकार से वंचित करने की वकालत नहीं की थी उन्होंने, क्यों नहीं की थी पता है हम लोगों को? 1783 में विलियम पिट द यंगर प्रधानमंत्री, जो बिल्कुल यंग प्रधानमंत्री थे, हमारे यहाँ आप राजीव गांधी सबसे यंग प्रधानमंत्री हमारे देश के बने थे, अच्छा काम भी किया था उन्होंने। चलिए देखते हैं, लेकिन फिर भी क्या हुआ, सुधार हासिल करने के वो क्या रहे, असमर्थ रहे। देखिए एक चाना भार नहीं पड़ता है, एक इंसान अगर चाहे सब कुछ कर ले तो नहीं होगा, हमें आपको सब कुछ जागरूक होना पड़ेगा, तब जाके व्यवस्था सही ढंग से बनेगी और व्यवस्था सही रूप से चलेगी। चलिए आइए देखते हैं आगे। 1786 में प्रधानमंत्री ने एक सुधार विधेयक का प्रस्ताव रखा था, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स ने उसे अस्वीकार कर दिया। समझ रहे हैं? चलिए आइए आगे देखते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? वहां का संसद है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इसमें अस्वीकार कर दिया, नकार दिया कि नहीं ये बिल पास नहीं होगा। देखिए कानून जो है ना पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। आप कोई ऐसा कानून मत बनाइए जिसके चलते देश के अंदर जो है ना आंतरिक माहौल खराब हो जाए, हरास हो जाए, जिस कानून के बारे में आपको पता ही नहीं है कि ये कानून क्या है नहीं है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका बैड इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, गुड इफेक्ट क्या पड़ेगा, इससे क्या क्या हानियां हो सकती है, इससे क्या क्या फायदा हो सकता है। तो काम कीजिए, जनहित में काम कीजिए, जन आपके साथ रहेगा, डेवलपमेंट कीजिए, रोजगार दीजिए, व्यवस्था बनाइए, हर चीज कीजिए, और दूर संचार व्यवस्था सही कीजिए, इंफ्रा रोड बनवाइए, नदी नाला साफ करवाइए, एजुकेशन बेहतर करवाइए, खाने पीने की व्यवस्था सही करवाइए, हेल्थ सही करवाइए, बाहर से ट्रेड कॉमर्स कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए, इंपोर्ट कीजिए, इंडस्ट्री लगाइए, इंडस्ट्री बाहर भेजिए। चलिए आइए चलते हैं आगे देखते हैं फिर क्या है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के बाद संसदीय सुधार के लिए एक समर्थन जो क्या हो गया था, बहुत कम हो गया था। क्रांति के ज्योतिषियों द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कई अंग्रेज राजनेता किसी भी बड़ी राजनीतिक परिवर्तन के दृढ़ता से
जो क्या होते हैं विरोध करने लगे थे। उसके बाद क्या हुआ, इस प्रक्रिया के बाद सुधार के लिए, प्रतिक्रिया के बाद सुधार के लिए आंदोलन करने के लिए एक कई कट्टरपंथी आंदोलन समूह स्थापित किए गए थे। असफलताओं के बावजूद सुधार के लिए लोकप्रिय दबाव मजबूत बना रहा। 1819 में बर्मिंघम में एक बड़ी सुधार समर्थक रैली आयोजित की गई थी। हालांकि शहर कॉमन्स में किसी भी सीट के लिए हकदार नहीं था, लेकिन एकत्रित लोगों ने बर्मिंघम के विधायक प्रतिनिधि को चुनने का फैसला किया था। क्यों किया था? उनके उदाहरण का यह अनुसार में अनुसरण करते हुए मैं मैनचेस्टर में सुधारकों ने एक समान बैठक करके क्या किया था, एक बलपूर्वक दबाव बना दिया था कि नहीं, ये चीज नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी हाल में, नहीं तो एक क्रांति का लावा उठेगा और पूरे देश में जो है ना क्रांति भड़क उठेगी, मतलब अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। ये चीज है, समझ रहे हैं आप लोग। और इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है ना, इसके बाद आप लोगों को क्या देखना है, उनके उदाहरण के अनुसार जो है ना। अब आइए मैनचेस्टर की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा मैनचेस्टर देख लिया जाए। उसके बाद उनके उदाहरण के अनुसार करते हुए मैनचेस्टर में सुधारकों ने एक समान बैठक बुलाई और वो क्या था, चुनाव आयोजित करने का जो है ना एक जवाब मांगा सरकार के आगे, ताकि अगर नहीं कीजिएगा तो हम राजनीतिक आंदोलन जो है ना शुरू कर दिया जाएगा। उसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया, ये भी विशेष रूप से जो देशद्रोही अधिनियम, बैठक अधिनियम के 50 से अधिक लोग समूहों को बिना पूर्वक अनुमति के किसी भी राजनीतिक विषय पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होने से प्रतिबंधित भी कर दिया गया था। समझ रहे हैं आप लोग, कानून बना के। ये तो क्या है, 4 लोग से ज्यादा 44 लगेगा तो आप इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। वहाँ क्या था कि 50 लोग एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, ताकि कोई हिंसा भड़क जाए, इसलिए 1820 के दशक के दौरान सुधार। 1820 में क्या सुधार हुआ था, 1820 में सुधार क्या हुआ था दशक में, देखिए यही है आप लोगों को। 1820 में क्या सुधार हुआ था, देखिए सोशल, इकोनॉमिक और ये पॉलिटिकल, एग्रीकल्चर और क्या है, ट्रेड कॉमर्स का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, कहाँ कहाँ क्या है, समझ रहे हैं आप लोग। और कितना जो है ना, इसको IMF से भी जोड़िए आप लोग, WTO से जोड़िए आप लोग, वर्ल्ड ट्रेड और WHO से जोड़िए आप लोग। देखिए कहीं से कहीं ले जाके जो है ना क्वेश्चन आप लोग मिलाइए, आप लोगों के पास कंटेंट इतना हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा ना, मेंस कैसे नहीं निकलेगा, ये चीज देखना है, ठीक ना। आइए चलते हैं क्या है 1820 के बाद राज के रवैये कुछ ऐसे बदलाव आए। कैनिंग, रॉबर्ट पील सहित नए मंत्रियों के एक समूह ने एक राज्य के वित्त, टैरिफ, पुलिस, समझ रहे हैं आप लोग, अदालतें आदि के सुधारने की एक श्रृंखला शुरू कर दी। जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर, वही आप लोगों को बताया ना, जब तक मेंटेन नहीं होगा, व्यवस्था सही नहीं होगी, अदालत है ना, अदालत अगर सही नहीं होगी, जो अदालत के आंख पे पट्टी बंदी होती है, तो अगर वहां पे अगर वो चीज सही नहीं दिखेगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हैं आप लोग। समझते चलिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझना है, हर चीज को समझते चलिए, बुझते चलिए, समझ गए आप लोग। हमारे बिहार में क्या बोलते हैं, अरे बुझते चलिए, ठीक ना, तो बुझते चलिए लो, इतना पानी गोगा रानी, बुझते चलिए लो, आप लोग का बेड़ा पार हो जाएगा। पानी ज्यादा होगा डूब जाइएगा लो, नहीं पढ़िएगा लो तो। चलिए लो आगे चलो जाए। सुधार के लिए समर्थन, 1829 में एक अप्रत्याशित स्रोत टोरी पार्टी ने एक गुट से आया था, समझ रहे हैं, आर्थर वेलेस्ली। आर्थर वेलेस्ली का नाम सुने हैं लो आप लोग, डलहौजी का नाम सुने हैं, ठीक ना। उनका वेलेस्ली का, लॉर्ड डलहौजी का नाम सुने हैं आप लोग, वारेन हेस्टिंग का, ठीक ना, लॉर्ड कार्नवालिस का। ये सब आप लोग पूरा पढ़ के जाइए इस बार, ठीक ना। इस बार क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री से मॉडर्न से भी क्वेश्चन रहेगा, आर्ट एंड कल्चर पढ़िएगा आप लोग, वास्तुकला से पढ़िएगा, इकोलॉजी पढ़ के जाइए आप लोग, अच्छा से ज्योग्राफी पढ़िए, इकोनॉमिक पढ़ के जाइए आप लोग, ठीक ना। और सबको जो है ना आप लोग एक मेंस के हिसाब से पढ़िए, जिसमें आपका पीटी तैयार हो जाए, एक करंट जो है ना आप लोग अच्छा से तैयार कीजिए। आइए चलिए, क्या था इनका अधिनियम, क्या था ये क्या थे, पैमाने पर रोमन कैथोलिक आयरलैंड के नागरिक संघर्ष के खतरे का जवाब देते हुए कैथोलिक राहत अधिनियम 1829 में ये तैयार किया गया था। इस कानून के रोमन कैथोलिक पर राजनीतिक अक्षमताएं थोपने वाले विभिन्न कानूनों को निरस्त कर दिया गया था कि कानून नहीं चलेगा, ये कानून ले जाइए, कानून अपने पास रखिएगा, हमको इस कानून से कोई मतलब नहीं है।
जो हमारे समझ में आएगा वही मैं करूंगा, आपके कहने से कुछ नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। न्यायालय का तो सम्मान हर इंसान को करना पड़ेगा, कोई भी है जो न्यायालय दे देगी तो भाई सबको मानना है, नहीं मानिएगा तो फिर जेल जाइएगा, ये चीज है। विशेष रूप से वे कानून जो उन्हें संसद का सदस्य बनने से रोकते थे। कैथोलिक मुक्ति ने कैथोलिकों को संसद और अन्य पद बनने की अनुमति दी और उन्होंने आगे संसदीय सुधार का समर्थन किया था। जवाब में स्थापित धर्म के लिए खतरा सम्मेलन, एक सम्मेलन वहां बुलाया गया था, समझ रहे हैं। और क्या था, वो धर्म के लिए खतरा वो समझने लगे थे कि सम्मेलन होगा तो जहां पे धर्म हो रहा, जहां धर्म की बात है ना वहां आप धर्म से जुड़े रहिए, जहां राजनीति की बात है राजनीति, अब जहां दोनों में टकराहट होगी ना एक विस्फोट पैदा हो जाएगा। यही था वेलेस्ली का कहना, यही था कि ये चीज नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। कैथोलिक जो थे चर्च के जो लोग होते थे उसमें आपको पादरी होते थे, तो इसमें दो ये था ना, तो यहाँ पे आते आते हिट टकराने लगी पूंजीपति में और सर्वहारा वर्ग में, वर्ग में और श्रमिकों में जो लगी होने ना, उसके बाद से वहां पे क्या है क्रांति की उत्पत्ति हुई। उसके बाद क्या है वहीं से जो है ना व्यवस्था में डाउन होने लगी। चलिए आगे देखते हैं। जवाब में स्थापित धर्म के लिए खतरा समझने वाले को असंतुष्ट 13 संसदीय सुधार के पक्ष में आ गए, विशेष रूप से मैनचेस्टर, लीड्स और अन्य शहरों के में उनके क्या थे मताधिकारी जो थे, जो मत देने वाले थे, वो नेताजी लोगों के जो लोग होते हैं ना, मतलब कि मैं इस पार्टी को फॉलो कर रहा हूँ, मैं इस पार्टी को फॉलो कर रहा हूँ, उस हिसाब से वहां की व्यवस्था बिगड़ने वाली थी, तो उसको रोका गया था। ये चलते 1829 से 1830 तक देखते हैं। अर्थव्यवस्था में मंदी, खराब फसल, रोटी की ऊंची कीमतें, बेरोजगारी और श्रमिक वर्ग के लिए संकट का कारण संसदीय सुधार आंदोलन पुनर्जीवित हुआ था। देखिए रोटी की कीमत, जहां बेरोजगारी होगी, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट होगा, जहाँ एग्रीकल्चर नहीं होगा, जहाँ खराब वर्षा होगी, जहाँ पे बरसात नहीं होगा, जहाँ बाढ़ भी होगा बहुत अधिक से ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर बारिश भी हो जा रही है वहां की व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो ये सब चीजें, इस सब चीज पे ध्यान देना होगा। 1820 के दौरान, 1820 के दौरान देखिए, ये मैं आप लोगों को ये 1820 के दौरान बताने जा रहा हूँ, ठीक ना। ये क्या है इस टाइम में निचले और मध्यम वर्ग के बीच सामान्य राजनीतिक संघ बीपीयू नामक एक दबाव समूह है, जो एक जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वहां बन गया था, ये चीज है। तो ऑर्गेनाइजेशन बना था तो उस हिसाब से काम हो रहा था। अभी इसको जानते हैं आप लोग, किससे जोड़ दीजिएगा अगर ये आ जाए ना आप लोगों को लिखने के लिए, आप लोग दिखाइएगा कि अपनी जमीन के लिए लड़ाई करना जो है ना कोई पाप नहीं होता है। इसमें हमास आप लोग फिलिस्तीन का दिखाइएगा, वो लोग अपने 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 सरजमीन के लिए, उन लोगों ने अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। जो हमारे यहाँ भी जब 1947 में देश आजाद हुआ था तो उस टाइम में भी हमारे यहाँ के लोग भी क्रांतिकारी कहलाए। उस टाइम में भगत सिंह को देख लीजिए आप, ठीक ना। भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि दी गई थी, ऐसे नहीं दी गई थी, उस लायक उन्होंने काम किया था इसलिए दी गई थी। तो वो लोग भी लड़ रहे हैं, तो आप लोग फिलिस्तीन को भी दिखाइएगा, वहां पे जो जुल्म बर्बरियत हो रही है आप लोग दिखाइएगा। वो भी नहीं होना चाहिए, वार जो है ना बंद होना चाहिए, दोनों तरफ से बैठ के बात करके, नाटो आए वहां पे, अमेरिका आए, ये सब चीज आए और हो चीज है। तो देखिए युद्ध किसी चीज का हल नहीं है, समझ रहे हैं। वहाँ छोटे छोटे मासूम फरिश्ते बच्चे, उनकी जान जा रही है, उनका क्या ये है, ये बताइए ना आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। कई सांसदों का मानना यह है कि 1832 के वसंत से पहले संसदीय सुधार का कोई उपाय पारित नहीं किया गया था, तो एक क्रांति की सभा स्थापित संस्थानों को नष्ट कर देगी और अराजकता और रक्तपात जैसे कि फ्रांसीसियों ने 40 साल पहले फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अनुभव किया था, जो ब्रिटेन में होगा। देखिए फ्रांसीसियों ने ब्रिटेन के बारे में बताया था, और फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उनकी भाई कहानी अलग है। 7 स्ट्रीम्स वाली नदी थी उनके, जो है ना पहले सैनिक शासक थे, उसके जा रहे थे तो 7 जो है ना 7 नदी, तो बोले क्या रे ये वो नदी थोड़ी है, अभी तो हम 3 नदी पार किए, बल्कि उनकी 3 नदी पीछे सूख चुकी थी। चौथा नदी में जब एंट्री मारे ना वो 14 नदी में एंट्री मारे तो उन्होंने क्या बोला कि बे वो तो आगे है ना, 7 नदी है यार, अभी 3 ही नदी पार किए, तुम लोग चौथा नदी पार करना है, चलो इसे भी पार कर जाएंगे। वो तो आगे दिख रहा है ना वो नदी है, और था बालू चमक रहा था,
बोले देखो आगे आगे नदी है, और पार कर गए। जब पार कर गए तो बोले अरे यार यही तो नदी है, आज तक किसी ने ये नदी पार नहीं किया था, देखो हम लोग पार कर गए। तो देखिए हिम्मत होना चाहिए इंसान, ये चीज है। अब आप लोग पहले ही सोचिएगा कि हम कंप्लीट नहीं करेंगे, जाएंगे, पढ़ने से क्या फायदा है, पढ़ेंगे जीवन बर्बाद हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सब कोई तुक नहीं है, आप लोग पढ़िए, सक्सेस जरूर होइएगा, ऊपर वाला जो है ना आप लोगों को जरूर सफलता देगा। आइए सुधार अधिनियम 1832 देख लेते हैं, ठीक ना। तो जनप्रतिनिधि का क्या था, ये अधिनियम था, ये प्रथम अधिनियम, सुधार अधिनियम संसद का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटेन की चुनावी प्रणाली में व्यापक परिवर्तन पेश किए थे। व्यापक परिवर्तन पेश किए थे, ये जैसे जो परिवर्तन आता है ना जहां पे भी, तो जो अधिनियम है ना बना के और उसको एक सुधार किया जाता है, समझ रहे हैं। जैसे त्रुटि हो जाएगा किसी कानून में, किसी ये में, तो उसको सही करने के लिए हम लोग एक अधिनियम पारित करते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। पढ़िएगा लोग, क्वेश्चन जो है ना ऐसे ही घुमा घुमा पूछेगा आप लोगों से। सोचिएगा ये तो हमको कोई पढ़ाया नहीं, कोई कोचिंग वाला बताया लोग नहीं, कोई इंस्टीट्यूट कोई बताया नहीं, ठीक ना, लेकिन भैया बता दे रहा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। 1832 का सुधार अधिनियम अपरिहार्य था। ब्रिटेन में तेजी से औद्योगिकरण के कारण शहरीकरण हुआ और नई सामाजिक व्यवस्था के पादरी और जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग का एक वर्चस्व हो गया, लेकिन उनके पास राजनीतिक शक्ति बहुत कम थी उनकी, और नए शहरों में किसी भी सदस्य को संसद को भेजने का कोई अधिकार नहीं था, जबकि कुछ वंचित स्थानों पर प्रतिनिधित्व किया गया था। क्या प्रतिनिधित्व किया गया था? चुनावों पर जमींदारों का नियंत्रण और मताधिकार सीमित कर दिया गया था, और इसके कारण मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग की ओर से संसदीय सुधार की मांग उठने लगी थी। अपरिवर्तित हाउस ऑफ कॉमन्स, अपरिवर्तित हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या देखेंगे? अपरिवर्तित हाउस ऑफ कॉमन, अपरिवर्तित हाउस देखिए यही है आप लोगों को, अभी जो जा रहा हूं मैं बताने, आप लोगों को समझाने, ठीक ना। में क्या परिवर्तित हाउस ऑफ कॉमन्स में 658 सदस्यों के से बना हुआ था, जिनमें 513 और वेल्स का प्रतिनिधित्व करते थे। निर्वाचन क्षेत्रों में दो प्रकार के थे, एक काउंटिंग और नॉन काउंटिंग सदस्यों के भूमि धारकों का प्रतिनिधित्व करना तथा नगर सदस्यों का राज्य के व्यापारी और व्यापारिक हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए था। इनको दोनों का एक। वेल्स में प्रत्येक काउंटी ने संसद के एक सदस्य को चुना था, एक सदस्य थे, एक मात्र एक, सिंगल थे मतलब, जबकि इंग्लैंड में प्रत्येक काउंटी में दो सदस्य हुआ करते थे, चुना जाता था। यॉर्कशायर का प्रतिनिधित्व क्या थे? चार चार थे यॉर्कशायर का प्रतिनिधित्व, यॉर्कशायर का प्रतिनिधित्व चार थे, याद रखिएगा ये आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे अब हम लोग इसके बाद से। इसमें ये सदस्य वाला आप लोग याद रखिएगा, ये पूछ भी सकता है आप लोगों को, ठीक ना। पीटी में जो है ना कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछेगा, ये मत सोचिएगा लोग ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, ग्लोबल हिस्ट्री है तो नहीं आएगा, यहाँ भी आ जाएगा। आइए लोग, अब क्या देखा जाए, शुरुआती नगर अपने मूल मताधिकार के समय पर्याप्त बस्तियां थी, लेकिन बाद में गिरावट के चले वहां 19वीं सदी के शुरुआत में तब कुछ केवल ही मतदाता बचे वहां पे, वहां से लोग पलायन कर गए। जहाँ रोजगार नहीं होगा, जहाँ व्यवस्था सही नहीं होगी, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, जहाँ पे कोई कामगार नहीं होगा, काम नहीं होगा, जहाँ पे कुछ ये नहीं होगा, वहां लोग रह के क्या करेगा, वहां से लोग का पलायन होना चालू हो जाएगा। देखिए अपने इंडिया से कितने लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे जब उस तरह का व्यवस्था सब कुछ सही हो जाएगा तो बाहर से लोग यहाँ आने लगेगा। तो ये चीज क्या है, वो जहाँ रोजगार मिलेगा लोग वहीं जाएगा। यही वजह है कि गांव से लोग शहर जा रहा है, छोटा शहर में उससे बड़ा कैपिटल में, अब वहां से महानगर में लोग मुंबई जा रहा है, फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां पे वित्तीय राजधानी, आप लोगों को पता होगा। ये राज करने वाले राजा ने निर्णय ये लिया कि जिन बस्तियों का मताधिकार दिया जाए उस पर कोई स्थान पर खूबियों के परवाह किए बिना जहां वे मताधिकार प्रदान कर रहे थे। 1661 में वो नेवार के मताधिकार दिए जाने के बाद किसी भी अतिरिक्त नगर को मताधिकार नहीं दिया गया था, और अनुचित व्यवस्था 1832 के सुधार अधिनियम तक अपरिवर्तित रही थी, ठीक ना। 1832 का भी सुधार है ना,
अधिनियम 1832 का भी सुधार अधिनियम है ना, याद रखिएगा लो ये सब। 1832 का भी सुधार अधिनियम। ये भी आ सकता है आप लोगों को। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उभरे नए शहरों में किसी भी सदस्य को संसद में भेजने का कोई अधिकार नहीं था, जबकि कुछ वंचित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया गया था। जहां पे बिल्कुल डाउन था मसला, वहां पे मनोनीत करके या चुन के, जिस तरह राज्यसभा में लोगों को पार्टी द्वारा भेज दिया जाता है, उस तरह वहां भी ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली जो थी वहां की, उस हिसाब से कुछ उस तरह के लोगों को वहां भेज दिया जाता था। किस लिए? कार्यशैली के लिए। चलिए आगे मताधिकार में देख लेते हैं, मताधिकार क्या है यहाँ का। मताधिकार जो है ना, देखिए ये मताधिकार है ना यहाँ पे, ये वाला आप लोगों को बता रहा हूं मैं। देखिए मतदाताओं की संख्या बहुत कमी थी, अनेक मध्यम वर्ग के व्यापारी और उद्योगपति मतदान के अधिकार से वंचित रह गए थे। काउंटी मतदाताओं के लिए मानकीकृत संपत्ति योग्यताएं थी। फ्री होल्ड संपत्ति या कम से कम 40 शिलिंग मूल्य की भूमिका के सभी पुरुष मालिक उस काउंटी को वोट देने के हकदार थे। अधिकांश लोग वोट देने के हकदार नहीं थे, उनको वोट से वंचित कर दिया गया था। इसके अलावा व्यक्तिगत काउंटी निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में काफी भिन्नता थी। सबसे छोटी काउंटियों में प्रत्येक में से 1000 से कम मतदाता थे, जो 1000 भी पूरा नहीं होते थे। जिसके पास कई निर्वाचन क्षेत्र में संपत्ति है वे कई बार मतदान कर सकते थे। हमारे यहाँ सिंगल वोट है ना, हम एक ही जगह वोट दे देंगे, लेकिन हमारे पास ज्यादा अगर पैसा हो ना, ज्यादा रसूख वाले आदमी हो गए, ज्यादा पावरफुल आदमी हो गए, तो हम 1000 बार भी वोट दे सकते हैं। ये व्यवस्था थी, वहां की थी, हमारे यहाँ की नहीं थी। इंग्लैंड की व्यवस्था थी, उस टाइम में थी, 18वीं शताब्दी के आसपास में, ठीक ना। आइए हम लोग क्या आप देखेंगे, आपको आगे देखेंगे नगरों में मताधिकार कहीं अधिक विविध था। अधिकांश नगरों में विशेष नियम और अपवाद थे, इसलिए कई नगरों में मताधिकार का एक रूप था जो अपने आप में अद्वितीय था। सबसे बड़े नगर वेस्टमिंस्टर में लगभग 12,000 मतदाता थे, जबकि कई छोटे नगर जिन्हें आमतौर पर राटेनबरो के रूप में जाना जाता था, उनमें से प्रत्येक में से 100 भी कम मतदाता थे। चुनावी भ्रष्टाचार वहां पे भी था। महान सुधार अधिनियम के से पहले चुनाव अभियानों में राजनीतिक भ्रष्टाचार स्थायित्व थी या स्थानिक थी या सम्मिलित थी या उसमें जो है ना निहित थी, आप जो बोलिए, वर्ड जो भी यूज कीजिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कई निर्वाचन क्षेत्र विशेष रूप से छोटे निर्वाचन क्षेत्रों वाले अमीर जमींदारों के नियंत्रण में थे और नामांकन बोरो या पॉकेट बोरो के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि कहा जाता है कि उनके रक्षक में जेब में थे, जो जैसे एक बड़ा साहूकार हो गया ना, उसके जितना लोग काम कर रहा है ना, बोल देगा चल यहाँ पे इसको जिताना है, ले जाके उसको मुखिया बना देगा, उसको विधायक बना देगा, पूरे एरिया में जिसका वर्चस्व कायम रहेगा संसद बना देगा। चलिए अधिकांश संरक्षण कुलीन या जमींदार थे, जो मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अपने स्थानीय प्रभाव, प्रतिष्ठा और धन का उपयोग कर सकते थे। समझ रहे हैं आप लोग, जो 2 बार 3 बार 4 बार भी वोट दिया जाता था पहले के जमाने में वहां पे इंग्लैंड में, ठीक ना। आइए चुनावी भ्रष्टाचार। कुछ महानुभावों ने कई निर्वाचन क्षेत्रों को भी नियंत्रित किया। एक सदस्य जो पैकेट बोरे तथा प्रतिनिधित्व करता था, उससे क्या था, उसकी अपेक्षा की जाती थी कि वह संरक्षक के आदेश के अनुसार संसद में मतदान करेगा, अन्यथा आगे चुनाव में अपनी सीट खो देगा। अगर वो इस तरह नहीं करता है तो जाहिर सी बात है हार जाएगा तो बुढ़िया बिस्तर बन जाएगी तो चला जाएगा घर अपने। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं ने शक्तिशाली जमींदारों के पूर्ण प्रभुत्व का विरोध किया, लेकिन फिर भी ये अक्सर भ्रष्टाचार के लिए खुले थे। कुछ नगरों के मतदाताओं को रिश्वत दी गई थी अपने भ्रष्टाचार के लिए, विशेष रूप से कुख्यात नवाब या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एशिया और वेस्ट इंडीज में ब्रिटिश उपनिवेशों के संपत्ति अर्जित की थी। जो वेस्ट इंडीज
और आपको ब्रिटिश जो उपनिवेश थे वहां पे संपत्ति क्या की थी, वो हासिल की थी। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या देखें। कुछ मामलों में नवाब कुलीनों और कुलीनों से नगरों का नियंत्रण छीनने में भी कामयाब रहे थे या हो गए थे, जो भी बोलिए आप। कोई गुप्त मतदान नहीं था, इसलिए जमींदारों ने मतदाताओं को पक्ष में मतदान करने के लिए धमकाया करते थे कि यहीं तुमको वोट देना है, ना तो साले बड़ी मारत ना वोट दे। तो समझ रहे हो ना आप लोग, चलता है ना, गाँवों में चलता है, ये सब चीज चलता है। चलिए आइए लोग आगे देखते हैं। सुधार के पक्षधर वर्ग, औद्योगिक और वाणिज्यिक मध्यम वर्ग, संसद उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने में विफल रहे थे और इसने एक कुलीन संसद और सरकार को देश के मामले में को गलती तरीके से पद्धत करने में सक्षम बने रहे थे। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे हम लोग, आगे ये देखेंगे कि नगर मताधिकार से कई मध्यम वर्ग बहिष्कार बर्मिंघम और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहरों के गैर प्रतिनिधित्व और उनके साथ कपास निर्माण जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक हितों पर नाराजगी थी। जरेमी बेगम के उपयोगितावाद के दर्शन से अपरिवर्तित व्यवस्था के प्रति मध्यम वर्गीय शत्रुता को बल मिला था। उनके असंतोष और आशाओं के साथ साथ भव भी मौजूद था। व्यवसायिक, उद्योगपति और पेशेवर, आमतौर पर सक्षम व्यक्ति जिनके पास खाने के लिए नहीं था या बहुत कम था, आखिरी चीज में जो चाहते थे वह एक हिंसक क्रांति जिसके साथ होने वाला सारा विनाश भी था। देखिए, जब व्यवस्था चरमराएगी, खाने के लिए नहीं होगा तो लूटपाट होगा, चोरी चंडाली होगा, व्यवस्था बिगड़ेगी, सब व्यवस्था चौपट हो जाएगी। मध्यम वर्ग अपने जैसे पुरुषों, जिम्मेदार नागरिकों का मताधिकार चाहता था जिनके पास संपत्ति होती थी और इस प्रकार देश की आर्थिक हिस्सेदारी होती थी। देखिए, जब पैसा ज्यादा होगा तो इंसान ज्यादा ये करेगा। उसके बाद आप श्रमिक वर्ग के आ जाइए, आगे देखते हैं। उन्हें गरीबी, असुरक्षा और खराब कामकाजी और रहने की स्थिति सहित कई शिकायतें थी। परिणाम स्वरूप वे स्वयं को एक शोषित वर्ग के रूप में जागरूक करने के लिए लगे थे और इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि राजनीतिक रूप से ये अधिक जागरूक होते जा रहे थे। मजदूर वर्ग या समर्थन ज्यादातर इस विचार के कारण था कि संसद सुधार से बहुत होना जरूरी था। आवश्यक सामाजिक व आर्थिक होगा। जानते हैं, जब आर्थिक स्थिति सुधरेगी ना तो सामाजिक स्थिति भी सुधरेगी। हाँ, सामाजिक स्थिति जब बिगड़ेगी तो आर्थिक स्थिति भी बिगड़ेगी। एक दूसरे के पैरेलल है, जानते हैं आप, परपेंडिकुलर है, सिम्बायोसिस है। जानते हैं, अगर हमें फायदा होगा आपका फायदा होगा, आपका नुकसान होगा तो उनका नुकसान होगा, जमींदार का फायदा होगा तो साहूकार का फायदा होगा, साहूकार का नुकसान होगा तो ये इसका नुकसान होगा। ये चीजें समझ रहे हैं आप लोग। आयोल इंग्लैंड में स्थापित चर्च के बाहर प्रोटेस्टेंट उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही थी। 1820 में 30% जनसंख्या और कुछ कस्बों में बहुत बहुमत में थे वो लोग। उन्हें पूर्ण नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। निगमों, विश्वविद्यालयों और कुछ राज्य कार्यालयों से बाहर रखा गया था, जबकि इसके अलावा उन पर बाकी सभी तरह की स्थापित चर्च का समर्थन करने के लिए कर लगाया गया था, टैक्स लगाया गया था उन पे। उनके लिए संसदीय सुधार, बेहतर प्रतिनिधित्व, विकलांगता दूर करने का मौका। विकलांगता क्या है? जैसे अपाहिज इंसान कब होता है? पैसा नहीं रहे, रोजगार नहीं रहे, खाने की रोटी नहीं रहे, वो भी इंसान अपाहिज होता है। कोई ये जरूरी नहीं है हाथ पे टूट गया आप अपाहिज हो गए। बाद में संसद में कहा गया कि वे सुधार विधेयक के लिए आंदोलन के प्राण थे। महिलाओं के वोट के लिए, औरत के बारे में, ये वुमेन के बारे में क्या लिखना पड़ेगा अगर आ जाएगा तो। महिलाओं के वोट के लिए दावा सबसे पहले 1817 में जेरेमी बेथम द्वारा किया गया था, जब उन्होंने संसदीय सुधार की अपनी योजना प्रकाशित की थी और योजना बनाई थी और एक योजना दी थी। और उसके बाद 1825 में विलियम थॉम्सन द्वारा इसे क्या किया गया था, उठाया गया था, जब उन्होंने अपने व्हीलर के साथ एक अपील ऑफ वन हाफ द ह्यूमन प्रकाशित किया था। 1832 में पूर्व व्यक्तियों के मताधिकार के मत करने वाले अधिनियम को पारित होना एक अधिक महत्वपूर्ण जो है ना घटना थी। यह
पुरुष शब्द का समावेश या इस प्रकार के महिलाओं को मतदान जो है ना करने के लिए पहली स्पष्ट वैधानिक बाधा प्रदान की गई थी, जिसने नाराजगी का एक स्रोत प्रदान किया गया था, जिसे महिलाओं का मताधिकार देने के लिए एक आंदोलन करना पड़ा था। उसके बाद 1832 के सुधार अधिनियम के प्रभाव क्या क्या हुए थे, आइए देख लेते हैं। 1832 के सुधार अधिनियम क्या था? औद्योगिक क्रांति के दौरान उभरे शहरों को हाफ ऑफ कॉमन्स में सीटें प्रदान की और रोटेन बरो से सीटें हरा दी, जिसने बहुत छोटे मतदाता थे और जिसमें आमतौर पर एक अमीर संरक्षक का प्रभुत्व था, और वह अधिनियम इंग्लैंड और वेल्स ऑफ द नई सीटें बनाने के अलावा मतदान के लिए मताधिकार के विस्तार में भी सहायक था। सीटों की समाप्ति किया हुआ था। सुधार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नामांकन नगरों में करने के लिए या पॉकेट नगरों की संख्या में कमी करना था। इंग्लैंड में 203 शहर थे 65 बरों, जिनकी जनसंख्या 2000 से कम थी। बताया आप लोगों को प्रतिनिधित्व क्या थे, भेजने का अधिकार खो दिया था उन्होंने। 111 सीटें खाली हो गई थी। 30 नगर थे जिनकी आबादी 4000 से कम थी, उन्हें 2 के बजाय केवल 1 प्रतिनिधित्व भेजना था। एक नगर के 4 बजाय 2 प्रतिनिधित्व भेजने के लिए कहा गया था। इस प्रकार कुल मिलाकर अधिनियम ने इंग्लैंड में 143 143 नगर सीटें समाप्त कर दी गई थी। और इसके बाद आइए देखते हैं, ये आप लोग समझ में आ रहा है ना, समझते चलिए लो। अब 1832 का फिर सुधार अधिनियम का हम इफेक्ट देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। उनके स्थान पर अधिनियम इंग्लैंड के वेल्स के 130 नई सीटें बनाई गई थी। किस लिए जानते हैं आप लोग? वेल्स में 65 नई काउंटी सीटें और नई बोरो सीटें बनाई गई थी। अंग्रेजी सदस्यों की कुल संख्या में 17 की गिरावट आई थी। वेल्स के संख्या में 4 की वृद्धि हुई थी, 4 वृद्धि हुई थी। और नए प्रभाव संसदीय नगरों के सीमाओं को एक अलग अधिनियम संसदीय सीमा के अधिनियम के तहत 1832 में परिभाषित किया गया था। देखिए आप लोगों को बताया हूँ 1832 में ये जो अधिनियम है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, बीबीआई है। एक 1935 का अधिनियम है, ये भी आप लोग पढ़िएगा। 1942 का ये स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, समझ रहे हैं आप लोग। और जब 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम का थोड़ा सा आप लोग जीवनी देख लीजिएगा, पढ़िएगा कैसे कैसे संविधान लागू हुआ, क्या हुआ। इसको पॉलिटी से लिंक कीजिएगा आप लोग, ठीक ना। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, 17 के इसमें 1832 में ये क्या हुआ था, परिभाषित किया गया था। और इसके बाद क्या किया था, मताधिकार का विस्तार, एक्सपेंडिचर ऑफ द वोट, इलेक्शन को कैसे कैसे जो है ना एक्सपेंड कर दिया गया था। काउंटी निर्वाचन क्षेत्रों में 40 सीलिंग फ्री होल्डर्स के अलावा फ्रेंचाइजी अधिकार भी बढ़ाए गए थे। जैसे बाहर में कोई है, वहां यहाँ पे उसका फ्रेंच है लिया है, वो यहाँ से वोट दे रहा है वहां पे, मतलब मताधिकार का कोई कहीं से भी वोट दे सकता था, समझ रहे हैं आप लोग। यूरो 10 मूल की भूमि के मालिक और किराएदारों को अपनी इच्छा अनुसार यूरो 50 का वार्षिक किराया देना होता था। अभी भी टैक्स लगता है अमेरिका में, हाउस टैक्स लगता है अमेरिका में, अभी भी हाउस टैक्स लगता है, समझ रहे हैं आप लोग, हाउस टैक्स लगता है, ठीक ना। आप जहाँ रह रहे हैं उस हाउस टैक्स देना है, साल में दीजिएगा। सारा धन को कलेक्शन करके और आपको एक गवर्नमेंट रॉयल्टी दे देती है कि लो आप खाओ पियो रहो। और आप अगर एक्स्ट्रा आप काम कर रहे हैं वहां पे बाहर में, यूएस में, ठीक ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, तो उसके बाद क्या होगा कि हमारे माइकल वहां भी काम करते हैं। मेरा दोस्त बीच में नाराज हो गए थे, लेकिन अब थोड़ा माइकल शायद थोड़ा गुस्सा कम हुआ है उनका, ठीक ना। तो वो भी उसी तरह उनको रॉयल्टी मिलती है, लेकिन काम करते हैं तो उनका सरप्लस चार्ज आता है और वो पैसा खाते पीते हैं आराम से। चलिए माइकल साहब, गॉड ब्लेस यू। अब चलते हैं, अब थोड़ा सा और बता के मैं चलूंगा। उन्होंने उन नगरों के निवासी होना था जिनमें वे निर्वाचक थे। आइए आगे चलते हैं, आगे क्या देखेंगे। आगे सुधार अधिनियम ने स्कॉटलैंड या आयरलैंड के निर्वाचन क्षेत्रों को प्रभावित नहीं किया था। आयरलैंड में नीति निर्देशक तत्व है और आयरलैंड उसका आयरिश सुधार अधिनियम के द्वारा किया गया था। हालांकि उन दोनों देशों में किए गए किसी निर्वाचन क्षेत्र के मताधिकार से वंचित नहीं किया गया था। मतदाता योग्यताओं को मान्यकृत किया गया था और दोनों में मतदाताओं के आकार का विस्तार किया गया था। अधिनियम पेश किया गया था, क्या किया गया था, मतदाता की पंजीकरण एक प्रणाली थी। मतदाता योग्यता से संबंधित विवादों की समीक्षा के लिए विशेष अदालतों की एक प्रणाली रखी गई थी।
एक प्रणाली रखी गई थी, एक प्राणी जो होता है ना, इंसान भी एक प्राणी है, ह्यूमन बींग है, क्या है आप लोगों को लग रहा है? अब आप बोलते हैं, आपको बोल दिया यार प्राणी है, जानवर है, तो आप मारने लगिएगा। आप तो कोई कोई इंसान जानवर भी हो जाता ना कभी। और आप लोग नहीं सुने हैं गाना कि अगर तुझे कुछ हो गया तो दुनिया जला दूंगा, समझ रहे हैं आप लोग? तो वही वाला बात है कि दुनिया काहे के जलाइएगा भाई, आपके साथ जो हो, जो कर रहा है गलत उसके साथ कीजिए। आपके साथ गलत हुआ, सारी दुनिया को आप आग लगा के मार दीजिएगा, ये गलत बात है ना भाई। चलिए आइए देखते हैं, अधिनियम देख लेते हैं। एक ही निर्वाचन क्षेत्र के भीतर एकाधिकार मतदान संस्थानों के उपयोग को अधिकृत किया गया था। मतदान की अवधि 2 दिन तक सीमित कर दी गई थी। पहले मतदान 40 दिनों तक खुले रहते थे, लेकिन अब 2 ही दिन में सीमित कर दी गई थी। चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों को ये सब चीज बता दिया, और आप लोग ये देखिए, लेक्चर सुनिए, एनसीईआरटी बुक पढ़िए, और उसके बाद लेक्चर सुनिए। आपका डाउट कहीं क्लियर हो मैसेज कीजिए, और चलते हैं इसी के साथ। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी एग्जाम इन 16 जून। चलिए 26 को था, 26 मई को, लेकिन एक्सटेंड होके 16 जून को हो गया एग्जाम आप लोगों का। और हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। आप लोग एग्जाम दीजिए और सफल कीजिए, और आके व्यवस्था में सही से काम कीजिए, ठीक ना? और किसी के साथ अन्याय मत होने दीजिए, कि ईमानदारी पूर्वक आइए, काम कीजिए। चलिए ब्लेस यू, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। चलिए टेक केयर, गुड नाइट।